अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है एक खास सेशन में। स्पेशल सेशन है आज का। क्या करेंगे आज? इंग्लिश राइटिंग स्किल्स पे काम करेंगे। आपकी दिक्कत है ना, ऐसे नहीं लिख पाते हैं सर, पेपर आ रहा है समरी नहीं लिख पा रहे, आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे, यूपीएससी में रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है नहीं आ रहा। अब देखो इस प्रॉब्लम का बहुत ही आसान सा इलाज है, समझना पड़ेगा आपको, 1 मिनट लगेगा, ध्यान से समझना। लिखने के 2 तरीके होते हैं, 2 पहलू होते हैं, मैं कहूँगा 2 स्टेप होते हैं। स्टेप 1, आपके पास कंटेंट होना चाहिए। अगर आप एक अमेरिकन हो, सारी ज़िंदगी अंग्रेजी बोले हो लिखे हो, लेकिन आपसे डीमोनेटाइजेशन पे एक ऐसे लिखवा लूँ, आपको पता भी नहीं है नोटबंदी क्या थी, एक ऐसे आप ज़िंदगी भर नहीं लिख पाओगे, कितना भी अंग्रेजी आप जानते हो। तो कहने का मतलब क्या है? सबसे पहला काम है थॉट्स को दिमाग में लाना, रीड करना, अपने टॉपिक के बारे में गूगल सर्च करना। अब देखो यहाँ से शुरू होता है दूसरा एस्पेक्ट जो मेरा काम है। जो थॉट्स आपके दिमाग में हैं, जो आप पढ़ के आए हो, लेकिन पढ़ा है आपने हिंदी में, गुजराती में, पंजाबी में, बंगाली में, तमिल में, इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। जैसे ही आप ट्रांसलेट करोगे वो बन जाएगा एक ऐसे, वो बन जाएगा एक आंसर, वो बन जाएगी एक रिपोर्ट, है ना। अब इसका देखो सीधा सा तरीका होता है, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो। ये आपके सामने न्यूज़पेपर खुला हुआ है आज का, जयपुर टाइम्स। अगर आपने इसकी इस न्यूज़ को ट्रांसलेट कर लिया, अपने आप ही अपने दिमाग में चलती हुई थॉट्स को भी आप ट्रांसलेट करने का तरीका सीख जाओगे। ऐसे लिखना, आंसर राइटिंग आपको आ जाएगा, है ना। अब इसकी न्यूज़ उठाएंगे, ऐसी वैसी नहीं, सीधे चलते हैं इसके एडिटोरियल पेज पे। इसका हिंदी वाला जो एडिटोरियल है उसको मैं इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करवाने वाला हूँ। विकास दर के मायने, देख पा रहे हो आप? इस एडिटोरियल को हिंदी से इंग्लिश में डालेंगे। ऐसा समझ लो यही सब चीज़ें आपके दिमाग में चल रही थी, एक ऐसे लिखने को आपको बोला गया और अब आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो। अब ये आर्टिकल आपके सामने मैंने लिख दिया हिंदी में, नीचे आपको मिल जाएगी एसएमएस वाली हिंदी, है ना। जो लोग हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं यहाँ से पढ़ लें। मान लीजिए यही वाली लाइन आपके दिमाग में चल रही होती, आप इसको रिपोर्ट में या अपने एस्से में लिखना चाहते, तो आप कैसे लिखते? अपने इसको ट्रांसलेट करना सीख लेते हैं, आपके दिमाग की थॉट्स आपको ट्रांसलेट करना आ जाएगा। ट्रांसलेट करने की ट्रिक क्या है? सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो और पकड़ो उसमें कौन सब्जेक्ट है और कौन वर्ब है। अर्थव्यवस्था को मजबूती और टिकाऊपन तभी मिल पाएगा। देखो अर्थव्यवस्था को कुछ मिलेगा, किसको मिलेगा? अर्थव्यवस्था को। सब्जेक्ट है अर्थव्यवस्था, मिलना है उसकी वर्ब, मिल पाएगा है उसकी वर्ब। तो ऐसे ब्लू कलर में सब्जेक्ट डाल दिया मैंने, येलो कलर में वर्ब डाल दी है। आपको अपने दिमाग में मार्क करना है ना, इस काम को करना है। टाइम लगेगा शुरू में, पर बहुत प्रिसाइजली, बहुत एक्यूरेसी के साथ आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। आगे बढ़ो। जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो यहाँ पे लोगों की क्रय शक्ति सब्जेक्ट है और बढ़ना उसकी वर्ब है। और आगे बढ़ो। और वह तब संभव होगा, यहाँ पे वह आपका सब्जेक्ट है और संभव होना आपकी सब्जेक्ट की वर्ब है। और लास्ट में देखो, जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो भाई अवसर हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट और बढ़ेंगे हो गई आपकी वर्ब। इतना काम आपने कर लिया। अब देखो मैं करता हूँ इसको ट्रांसलेट। पहले करना है अर्थव्यवस्था को मजबूती और टिकाऊपन तभी मिल पाएगा। तो अर्थव्यवस्था विल, मिलने को बोलते हैं फाइंड, है ना। अर्थव्यवस्था विल फाइंड मजबूती एंड टिकाऊपना। बिल्कुल देसी भाषा में बता रहा हूँ कैसे आपका दिमाग काम करना चाहिए, तभी मिल पाएगा। फ्यूचर की बात हो रही है ना यार, फ्यूचर में मिलेगा ना। अगर अभी मिला होता तो पास्ट की बात हो जाती, फ्यूचर की बात हो रही है तो विल फाइंड मैं लिख दूंगा। अर्थव्यवस्था विल फाइंड मजबूती एंड टिकाऊपना। अब ये वर्ड गलत है। टिकाऊपने को हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। ये आपको तब पता लगेगा जब आप रोज़ एडिटोरियल्स को मेरे साथ पढ़ते हो। ये वर्ड कई बार आ चुका है, मैं हमेशा बताता हूँ ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है टिकाऊपना, तो टिकाऊपने की जगह लिख दो। और मजबूती के लिए मतलब होता है हमारे पास स्ट्रेंथ। तो अर्थव्यवस्था विल फाइंड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। अर्थव्यवस्था के लिए हमारे पास एक और वर्ड है इंग्लिश में, ये तो हिंदी का वर्ड है ना, इकोनॉमी। तो ऐसे होता है ट्रांसलेशन, ऐसे होता है ट्रांसलेशन। इकोनॉमी विल फाइंड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। अब देखो आगे का, जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। अब इसको मैं आगे लिख रहा हूँ, व्हेन पीपल्स क्रय शक्ति विल इंक्रीज। ठीक है ना, व्हेन पीपल्स क्रय शक्ति विल इंक्रीज। अब क्रय शक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परचेजिंग पावर, है ना। परचेजिंग कैपेसिटी या पावर भी बोल दो, जो मर्जी बोलना चाहो। व्हेन पीपल्स परचेजिंग पावर विल इंक्रीज। अब ध्यान रखना, इफ़ या व्हेन के साथ में कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आता। बेसिक ग्रामर आप जानते हो, फर्स्ट कंडीशनल, इफ़ या व्हेन के साथ में फ्यूचर टेंस को ना लगाया जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस केस में मैं क्या करूँगा, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदल दूंगा। व्हेन पीपल्स
परचेजिंग पावर विल इंक्रीज नहीं, विल को निकालो और यहाँ पे इंडेफिनिट बना दो इंक्रीजेस। अब इन दोनों को जोड़ दो, अब इन दोनों को जोड़ दो। देखो कितना प्यारा सेंटेंस बन गया। इकोनॉमी विल फाइंड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी व्हेन पीपल्स परचेजिंग पावर इंक्रीजेस। यहाँ पे लगा दो फुल स्टॉप। अब अगला वाला है देखो, और वह तब संभव होगा जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसको हम अलग बना लेते हैं। एंड दैट, और वह, एंड दैट तब संभव होगा, विल बी पॉसिबल, संभव होने का मतलब होता है पॉसिबल होना। एंड दैट विल बी पॉसिबल जब, व्हेन रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो रोजगार के अवसर का मतलब है अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है रोजगार, अवसर का मतलब है अपॉर्चुनिटी। सिंपल सा सेंटेंस बन गया। व्हेन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, इंक्रीज, बस बन गया ना। एंड दैट विल बी पॉसिबल, यहीं से आगे जोड़ दो, एंड दैट विल बी पॉसिबल व्हेन द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। ऐसे आपका सेंटेंस बनता है। तो इस तरीके से किसी भी सेंटेंस को सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ के आप ट्रांसलेट कर सकते हो, है ना। अब इसको आप थोड़ा सा सजाना चाहो, आप बोलोगे सर मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाना चाहता हूँ, मैं तो यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, तो भाई फाइंड की जगह पे अच्छा वर्ड यूज़ कर लो, गेन यूज़ कर लो। द इकॉनमी, अब यहाँ पे द लगा लेना क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, कोई भी अर्थव्यवस्था की बात नहीं हो रही है, भारत की खास। तो द इकॉनमी विल, फाइंड की जगह गेन लिख दो, गेन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी व्हेन पीपल्स परचेजिंग पावर इंक्रीजेस। पावर की जगह वर्ड लगा दो कैपेसिटी, कैपेसिटी, ठीक है ना, कैपेसिटी। एंड दैट विल बी पॉसिबल व्हेन द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इन द कंट्री। इस तरह से आप लिखो। एक और चीज़ कर सकते हो आप इसमें, इस एंड को निकाल करके इस सेंटेंस को पूरे को जोड़ दो, है ना, और यहाँ पे लगा दो विच, दैट को निकाल दो। अब विच क्यों लगाया मैंने, इस पूरे क्लोज के लिए मैंने इसको एंटीसीडेंट बना दिया विच का। ये पूरी चीज़ परचेजिंग पावर के इंक्रीज होने वाली, इसको एंटीसीडेंट बना लिया विच नाम के रिलेटिव प्रोनाउन ने। इसकी खास काम यही होता है विच का, पूरे क्लोज को अपना एंटीसीडेंट बना लेता है। तो ये वाला जो पूरी घटना है ना, ये तभी पॉसिबल होगी जब अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट की इंक्रीज होती है। इसको आप और सजा सकते हो, इस फ्रेज से बीच में लगा दो इन टर्न। इन टर्न का मतलब होता है आगे जा कर के। तो ये चीज़ आगे जा कर के तभी पॉसिबल होगी जब ऐसा ऐसा होने वाला है। तो इस तरीके से आप सजा सकते हो जितना आप चाहो। बेसिक सेंटेंस बनाना सीख लो, फिर सजाने का काम कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे इसी तरीके से, पर एक चीज़ को याद रखें, राइटिंग स्किल्स पे मैं एक प्रोग्राम चलाता हूँ। प्रोग्राम क्या है, अगर आप एसएससी के, बैंक के, यूपीएससी आंसर राइटिंग के या आइलेट्स के राइटिंग स्किल्स का टास्क आपका है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसको परफेक्ट करना चाहते हैं अपनी राइटिंग को, इस प्रोग्राम में आप इनरोल हो सकते हैं। इसमें आपको मेरा पर्सनल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट मिलता है। आप थोड़ा बहुत जो भी लिखेंगे मुझे सेंड करेंगे, मैं आपको इंप्रूवमेंट के पॉइंट्स बताऊंगा, क्या गलतियां आपने की, कैसे इंप्रूव किया जा सकता था किस सेंटेंस को, इस तरह की आपको सजेशंस देता हूं। मंथली प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना, वहाँ मैं आपको पूरा प्रोग्राम समझा देता हूँ। चलिए इस सेंटेंस को करें ट्रांसलेट। इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आता हूँ ऑनलाइन रात में, फ्री होकर के आपको रिप्लाई कर देता हूँ। कह रहा है अभी के हालात ऐसे हैं कि वित्तीय कमजोरी की वजह से तमाम संस्थाओं ने अपने यहाँ नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। अभी के हालात ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं, इतना ही पकड़ना था आपको। हालात के लिए हमारे पास वर्ड है इंग्लिश में, चलो अभी हालात ही लिख देता हूँ। और ऐसे ही हैं, इसके लिए लिखते हैं हम इज सच, समझ रहे हो। अभी के लिए लिखूँगा मैं एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ। ये कुछ फ्रेजेज होते हैं इंग्लिश में। अभी के लिए आप क्या बोलेंगे, अभी के लिए एज ऑफ नाउ, हालात इज सच। अब देखो हालात के लिए सही वर्ड होता है सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस। अब ये प्लूरल है तो आर लिखूंगा। एज ऑफ नाउ सर्कमस्टेंसेस आर सच। अब देखो आगे कैसे सर्कमस्टेंस है ये यहाँ पता लगेगा। वित्तीय कमजोरी की वजह से तमाम संस्थाओं ने अपने यहाँ नई भर्तियों पर रोक लगा रखी है। संस्थाओं ने भर्तियों पर रोक लगा रखी है, संस्थाएं आपका सब्जेक्ट और रोक लगाना आपकी वर्ब। तो मैं कैसे लिखूंगा, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, तमाम संस्थाएं मतलब ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव बैंड, देखो रोक लगा रखी है, हैव बैंड, बैन करना मतलब रोक लगाना, है ना। इसके लिए और भी वर्ड्स हैं हमारे पास, अभी मैं सिंपल वाला वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। बैन का मतलब होता है रोक लगाना। अब देखो किस पे रोक लगाई है, ये बैन वर्ब के बिल्कुल बाद में लिख दो। नई भर्तियों पे रोक लगाई है तो यहाँ लिख दो बैंड न्यू भर्तीस, भर्तीस। अब आप बोलोगे सर ये भर्ती तो हिंदी का वर्ड है, तो इंग्लिश का वर्ड है इसके लिए रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट्स,
ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्यों लगाई है, किस वजह से लगाई है, कह रहा है वजह से वित्तीय कमजोरी की, तो यहाँ लिखूंगा वजह से, बिकॉज ऑफ वित्तीय कमजोरी। अब आप पूछोगे सर कमजोरी को बोलते हैं वीकनेस, और वित्तीय को बोलते क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव बैंड न्यू रिक्रूटमेंट्स बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक वीकनेस, या यहाँ पे देर लगा दोगे तो उनकी हो जाएगी, है ना, उनकी खुद की वित्तीय कमजोरी की वजह से, तो देयर इकोनॉमिक वीकनेस। अब इन दोनों को जोड़ दो, सच के बाद में दैट लगा दो, क्योंकि आपको बीच में की चाहिए, देखो की लगा हुआ ना, की, तो इस की के लिए मैंने दैट लगा दिया। अब इस पूरे सेंटेंस को मैं इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर रहा हूँ, सच दैट, इस ए को छोटा कर दो, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव बैंड न्यू रिक्रूटमेंट्स बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक वीकनेस। अब इस सेंटेंस को अपने धांसू बनाएंगे थोड़ा सा, ये तो सिंपल सेंटेंस आपने बनाया और बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें, है ना। धांसू कैसे बनेगा, बैन वर्ड के सिनोनिम निकाल लो। बैन का मतलब होता है रोक लगाना, है ना, प्रतिबंध लगाना। अब इसके दूसरे सिनोनिम्स क्या क्या हैं, दूसरा सिनोनिम है रेस्ट्रिक्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, हैव बैंड और हैव रेस्ट्रिक्टेड। और एक तीसरा वर्ड है इसके लिए सीज्ड, एक चौथा वर्ड है स्टॉप्ड, और एक पांचवा वर्ड है फ्रीज की थर्ड फॉर्म होती है फ्रोजन। अब याद रखें इनमें सबसे अच्छा वर्ड है फ्रोजन। अगर आप किसी का बैंक अकाउंट पे रोक लगाओगे तब भी फ्रीज करना, कहीं पे भर्ती पे रोक लग गई है, एसएससी ने रोक कर दी है भर्ती पे, तब भी फ्रीज होंगी, है ना। इस तरह की चीज़ें, बैंक अकाउंट, पैसा, भर्तियाँ, जब भी रोक लगती है तो उन पर फ्रीज नाम की वर्ब को यूज़ करते हैं। बैन भी ठीक है, रेसिट भी ठीक है, स्टॉप भी ठीक है, सीज भी ठीक है। हम बात कर रहे हैं सेंटेंस को धांसू बनाने की, हैव फ्रोजन न्यू रिक्रूटमेंट्स बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक वीकनेसेस या वीकनेस। चलिए बढ़े नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। चलो, बहुत सिंपल सेंटेंस है, वीडियो को पॉज करो, आराम से पहले करने की कोशिश करो। अगर आप खुद बना पाओ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर मेरे इसी फॉर्मूला को यूज़ करना। सब्जेक्ट भी आपके सामने है, वर्ब भी आपके सामने है, यूज़ करते हुए इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। चलो आ जाओ। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था का रुख लगातार नीचे की तरफ बना रहा, और यहाँ तक कि उसके पहले 4-5 तिमाहियों से जीडीपी विकास दर लगातार गिर रही थी। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था का रुख नीचे की तरफ बना रहा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ द रुख ऑफ द अर्थव्यवस्था। लोड मत लो, अभी इसको अपने चेंज कर देंगे इंग्लिश में। पहले मैं आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। अर्थव्यवस्था का रुख नीचे की तरफ बना रहा, द रुख ऑफ अर्थव्यवस्था, बने रहने के लिए वर्ड हमारे पास कंटिन्यूड या रिमेंड, है ना। और भी वर्ड्स हैं, दो आपको अच्छे वर्ड्स बता देता हूँ, कंटिन्यूड या रिमेंड। अब नीचे की तरफ के लिए एक ही वर्ड है हमारे पास इंग्लिश में, डाउनवर्ड्स। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी पकड़नी पड़ेंगी। नीचे की तरफ मतलब डाउनवर्ड्स, ऊपर की तरफ मतलब अपवर्ड्स, राइट की तरफ मतलब राइटवर्ड्स, है ना। इस तरह से आप डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स को यूज़ करें। द रुख ऑफ अर्थव्यवस्था कंटिन्यूड या रिमेंड डाउनवर्ड्स। अब कब रहा ये, कोरोना काल में, ड्यूरिंग द कोरोना काल। अब भाई इसको आराम से चेंज कर दो इंग्लिश में, जो वर्ड आपने पकड़े हैं, ये काल वाले इंग्लिश में तो होता नहीं है, तो कोरोना काल को लिख सकता हूँ मैं द पीरियड ऑफ कोरोना की जगह हमेशा यूज़ करें कोविड-19। अगर आप कोई अच्छी चीज़ लिख रहे हैं तो द पीरियड ऑफ कोविड-19 लिखा तो पैंडेमिक भी लिख ही दिया करो उसके बाद में, ये एक महामारी थी। अब अर्थव्यवस्था के लिए हमारे पास वर्ड है इकोनॉमी, और रुख के लिए हमारे पास 2-3 वर्ड्स हैं अच्छे। रुख का मतलब होता है रुझान, किस तरफ आप जा रहे हो, तो रुख के लिए सबसे अच्छा वर्ड है हमारे पास डायरेक्शन, ठीक है। फिर एक और अच्छा वर्ड है ग्राफ, और फिर एक और अच्छा वर्ड है ट्रेजेक्ट्री। अगर एडिटोरियल पढ़ते हो मेरे साथ, ये तीनों ही वर्ड बहुत बार आए हुए हैं। आप यहाँ लिख दो भले द डायरेक्शन ऑफ कोरोना, डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, या ग्राफ ऑफ द इकोनॉमी, या ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इकोनॉमी, कंटिन्यूड या रिमेंड डाउनवर्ड्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। बन गया सेंटेंस। अब इसके बाद वाला ले लो, और यहाँ तक कि उसके पहले 4-5 तिमाहियों से, तो और का मतलब होता है एंड। अब इस एंड के बाद वाला सेंटेंस अपने लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इसमें यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है जीडीपी विकास दर, और यहाँ पे वर्ब है आपकी लगातार गिर रही थी, तो मैं यहाँ लिखता हूँ जीडीपी विकास दर वॉज कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग। ये लिखूंगा ना, लगातार गिरने का मतलब है कंटिन्यूसली डिक्लाइन करना। जीडीपी विकास दर, अब इसको इंग्लिश में डाल दो, जीडीपी ग्रोथ रेट। बन गया ना। अब देखो ये कहाँ गिर रही थी, यहाँ तक कि उससे पहले 4-5 तिमाहियों से,
ये गिर रही थी 4-5 तिमाहियों से। याद रखें, जब भी आपको टाइम पीरियड दिया जाता है, तिमाहियाँ मतलब क्वार्टर, आप यूज़ करते हैं सिंस और फॉर में से किसको? सिंस और फॉर में से आप यूज़ करते हैं फॉर को। तो मैं यहाँ लिखूँगा फॉर 4 to 5 क्वार्टर्स। अब देखो उससे पहले, इवन बिफोर दैट। इवन मतलब यहाँ तक की तो के लिए इवन लिख दिया, और उससे पहले मतलब बिफोर दैट। अब इन दोनों को जोड़ दो, बीच में से यहाँ से निकाल दो और इस एंड को लगा दो और यहाँ पे लगा दो कॉमा। समझ में आया सेंटेंस? बना कि नहीं बना धांसू सेंटेंस? अभी धांसू और बनाएंगे इसको, पहले देख लो एक बार सेंटेंस क्या है। जो ये इकॉनमी है नीचे का रुख बनाई हुई थी, इकॉनमी ट्रेजेक्ट्री, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इकॉनमी कंटिन्यू डाउनवर्ड्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक एंड द जीडीपी ग्रोथ रेट वॉज कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग फॉर 4 to 5 क्वार्टर्स इवन बिफोर दैट। सेंटेंस में एक एरर है। जब भी आप सिंस फॉर यूज़ करें और टाइम पीरियड को बताएं या किसी पॉइंट ऑफ टाइम को बताएं, तो वो एक्शन कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनता है ना, चाहे तो पास्ट का चाहे प्रेजेंट का। अब ये पास्ट की बात हो रही है ना, तो वॉज डिक्लाइनिंग नहीं, तो मैं लिखूंगा हैड कंटिन्यूसली बिन डिक्लाइनिंग। बस इतना ही तो करना है। तो यहाँ पे पास्ट से परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ कर दिया मैंने इस फॉर के लगने की वजह से। जो ग्रामर आपने सीखी है वो यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब ये बन गया आपका सेंटेंस, है ना। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। चलिए आज का मैं आपको एक क्विज़ का क्वेश्चन दे देता हूँ। ये बहुत बेसिक मैं आपको सिखा रहा हूँ, है ना। इस सेंटेंस को अच्छा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जैसे जैसे आप एडवांस्ड आगे बढ़ोगे तभी वो आपको समझ में आएंगे। यहाँ लिख देने भर से और देख लेने भर से आप सीख नहीं पाओगे। प्रैक्टिस करो, एडवांस वाली क्लास भी लेकर के आऊँगा एक इसी तरह की, है ना। ये आपका क्विज़ का सेंटेंस है, हिंदी में लिखा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कहोगे तो थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, ताकि आप आराम से पढ़ पाओ, है ना। इस प्यारे से खूबसूरत से सेंटेंस को, छोटे से सेंटेंस को इसी फॉर्मूला पे चल के आपको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेशन करके कमेंट्स में डालो, और फर्स्ट कमेंट से ट्रांसलेशन को पढ़ना भी मैं भी करने वाला हूँ। मेरा ट्रांसलेशन से अपना मैच करना, है ना। ज़रूर से लाइक और एक शेयर। और हाँ, एक और चीज़, ऐसी बहुत सारी वीडियोस हो चुकी हैं जो मैंने आज आपको करवाया। ये सारी वीडियोस आपको मिलेंगी इस प्लेलिस्ट में, आपके सामने आ चुकी है ना। और कमेंट सेक्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी मिल जाएगा। जो लोग राइटिंग स्किल्स का कोर्स जो है एनरोल करना चाहते हैं, सीरियस स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, ज़रूर से मैसेज करके मुझे बताएं। अंटिल देन, साइनिंग आउट।